हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयालacademy। हम पढ़ रहे हैं एंटिगनी, अ फेमस प्ले बाय सोफोक्लीज, और हम कंटिन्यू करेंगे वहां से जहां पर लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था। एंटिगनी कहती है, डिसाइड विल यू शेयर द लेबर, शेयर द वर्क। यानी एंटिगनी को एक हेल्प चाहिए, तो इज़मीनी पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है। What do you want me to do? Is it something dangerous? So Antigone कहती है, just to give me a hand to lift the body, it is too heavy to move on my own. यानी कि Antigone does not give a damn about the decree passed by Creon कि भाई Polynices की बॉडी को हम bury नहीं करेंगे, he is not to have a burial, nobody is to mourn for him, his body will be left in the open for birds and dogs to feast on. एंटिगनी कहती है, मुझे तुमसे ये हेल्प चाहिए माय सिस्टर कि ऑब्वियसली बॉडी काफी हैवी है, तो मैं खुद से लिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। आई नीड योर हेल्प, विल यू लिफ्ट अप हिज बॉडी। यानी बेरियल के लिए अपने भाई की बॉडी को लिफ्ट करने की हेल्प एंटिगनी अपनी सिस्टर इज़मीनी से मांग रही है। लेकिन इज़मीनी के जो रिएक्शंस हैं इस समय वो क्या हैं? वो कहती है, व्हाट, You would bury him? जब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्रेयोन ने फॉरबिड किया है, तो क्या तुम पॉलिनाइसिस की बॉडी को दफनाओगी? एंटिगनी कहती है, यस, ही इज माई ब्रदर एंड डिनाई इट एज यू विल। तुम्हें जो चाहे बोलना हो, वो तुम्हारा भी भाई था। लेकिन इज़मीनी का जो रिएक्शन इस समय है, शी इज नॉट विलिंग टू हेल्प। व्हाई? बिकॉज शी इज अफ्रेड, शी इज स्कैर्ड। कि प्रोक्लेमेशन में ये बताया गया है, डिक्री में ये बताया गया है कि अगर कोई क्रेयोन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, उसका अंजाम क्या होगा? दैट पर्सन विल बी पब्लिकली स्टोन्ड टू डेथ। लेकिन एंटिगनी कहती है कि क्रेयोन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है कि वो उसको फॉरबिड कर सके कि अपने खुद के भाई का अगर वो बेरियल करना चाहती है, तो क्रेयोन इज नोबडी इवन दो ही इज अ किंग। बट जो इंसान मर गया है, somebody who's dead, who died in the battle, even the gods acknowledge that the dead should have a proper burial. तो ये इंसान ने, क्योंकि king after all is a man, is a human being, तो अगर इंसान ने कोई ऐसा लॉ बनाया है that cannot override the rules of the gods, तो आगे इज़मीनी का कहना है, क्या तुम भूल गई हो कि हमारे फादर के साथ क्या हुआ था? Contempt and loathing from everyone। और ये सही टाइम है आपको बताने का कि आखिर इज़मीनी, एंटिगनी, पॉलिनाइसिस और इथियोक्लीज के फादर किंग इरिपस के साथ क्या हुआ था। तो आए हम आपको और फ्लैशबैक में ले चलें। किंग इरिपस के बारे में आपको बताएं, जो इनके फादर हैं। Oedipus was born to King Laius and Queen Jocasta, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। लेकिन जब Oedipus का बर्थ हुआ था, उस समय ओरेकल ने ये प्रोफेसी करी थी, किंग लायस को बताया था कि भाई ये जो बच्चा अब जन्मा है, you know what he is going to do? He will end up killing you and marrying his mother। तो ये प्रोफेसी सुनकर क्वीन जोकास्टा ने अपने बेटे इडिपस को एक सर्वेंट को दिया कि भाई इसे कहीं पर जाके छोड़ आओ या मार दो। लेकिन जो सर्वेंट था वो उसे मार तो नहीं पाया, कहीं ले जाके उसे छोड़ दिया, और वहां से किसी और शेफर्ड ने उसे उठा लिया। उस सर्वेंट या उस शेफर्ड ने क्या किया, किसी और सिटी के राजा किंग पॉलिबस को वो बच्चा पकड़ा दिया, क्योंकि किंग पॉलिबस का खुद का कोई बच्चा नहीं था। तो क्या होता है कि जब इडिपस बड़ा हो जाता है, तब उसे इस प्रोफेसी के बारे में पता लगता है कि भाई मेरे बारे में ओरेकल ने ये बोला था कि आई एम गोइंग टू किल माई ओन फादर एंड मैरी माई ओन मदर। तो ये सुनकर इडिपस को बहुत शौक लगता है और वो कहता है कि भाई लेट मी ट्राई डूइंग समथिंग अबाउट इट। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी, जहां पर इडिपस आता है, जब उसे इस बारे में पता लगता है कि उसके बारे में क्या प्रोफेसी हुई थी, जैसे ही उसे ये पता लगता है कि भाई मेरे हाथों मेरे पिता की मृत्यु होनी है एंड आई एम गोइंग टू मैरी माई मदर, वो वापस वहां पर जाता ही नहीं है जिस सिटी के राजा किंग पॉलिबस ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं,
उसको ऐसा लगता है कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और ये अनर्थ उसके हाथों ना हो, इसलिए वहां पर कोरिंथ में वो वापस जाता ही नहीं है। अब डेल्फी के पास में ये सिटी है थीव्स, जहां की हम बात कर रहे हैं। इडिपस को बिल्कुल नहीं पता कि इनका लेना देना थीव्स से ही है, इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थीव्स में ही हैं। तो ऑन हिज वे टू थीव्स, रास्ते में इडिपस के खुद के फादर, बायोलॉजिकल फादर किंग लाइस आ रहे होते हैं एक चैरियट पर, साथ में कुछ सर्वेंट्स या सोल्जर्स भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पाथ थोड़ा सा नैरो होता है। तो जब इडिपस डेल्फी से आ रहा होता है और यहाँ से थीव्स से किंग लाइस, जो इडिपस का फादर है, इनकी रास्ते में मुलाकात होती है, इनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि भाई पहले मैं निकलूंगा, वो कहता है पहले मैं निकलूंगा। ज्यादा गहराई में हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये समझना है कि उस मोमेंट पर ये इंटरेक्शन, इट टेक्स एन अगली टर्न। अब सोल्जर्स ने पहले इडिपस को मारा या इडिपस ने पहले उनको मारा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस इंस्टेंस पर इनके बीच में झगड़ा होता है और अननोइंगली इडिपस अपने फादर किंग लाइस को वहीं पर मार देता है। इडिपस को सिर्फ इतना पता है कि उसने किसी को मारा है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसको ये नहीं पता कि ये ही मेरे फादर थे। और इसके बाद इडिपस थीव्स में यानी सिटी में एंटर करता है। वहां पर उस समय क्या चल रहा है, एक स्फिंक्स है। स्फिंक्स एज इन somebody having the body of a lion but the head of a human। तो एक स्फिंक्स है जो इस सिटी के लोगों को बहुत परेशान कर रही है। Anyone who passes by उनसे एक रिडल पूछती है, एक पहेली पूछती है, और अगर उसका सही जवाब नहीं दिया जाता तो उस बंदे को मार दिया जाता है। तो इस चीज से परेशान होकर क्रेयॉन, क्रेयॉन कौन है, क्वीन जोकास्टा के ब्रदर। आप ये समझ लें कि किंग लाइस की डेथ हो चुकी है, इडिपस ने खुद अपने पिता को मारा है, लेकिन पता नहीं है कि ये मेरे फादर थे। तो क्वीन जोकास्टा इज नाउ अ विडो, और उनका जो भाई है क्रेयॉन, क्रेयॉन ऐसा अनाउंस करता है कि भाई इस स्फिंक्स का जो कोई खात्मा करेगा, ही इज गोइंग टू गेट थ्रोन, यानी इस सिटी का उसे राजा बनाया जाएगा और क्वीन जोकास्टा से उसकी शादी होगी, बिकॉज क्वीन जोकास्टा इज नाउ अ विडो। तो एक वो पहेली है, स्फिंक्स पूछती है। अगर आप जानना चाहते हैं उस पहेली के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इडिपस सक्सेसफुली आंसर्स द स्फिंक्स, ओवरपावर्स हर, डिफीट्स हर, एंड दैट इज हाउ इडिपस एंटर्स अ सिटी। और तब इडिपस को थीव्स का राजा बनाया जाता है। इडिपस को कोई आइडिया नहीं है कि भाई ये मेरा ही शहर है जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जिस रानी के साथ उसकी शादी होने वाली है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर हैं, क्वीन जोकास्टा। इस बारे में कुछ न जानते हुए, जैसा कि क्रेयॉन ने बोला था, क्वीन जोकास्टा की शादी इडिपस से हो जाती है। तो शादी के बाद इनके 4 बच्चे होते हैं, जैसे आपको पहले बताया गया है, पॉलिनाइसिस, इथियोक्लीस, इज़मीनी एंड एंटिगनी। तो अब हम इस मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं जहां पर इस सिटी में एक प्लेग फैल रहा है, एक ऐसी बीमारी है जो सभी चीजों को नष्ट कर रही है, इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड पीपल। पीपल आर डाइंग हियर। तब इडिपस क्रेयॉन को बोलता है कि भाई पता लगाओ क्या चल रहा है, ओरेकल से कंसल्ट करो कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तब जाके इन्हें पता लगता है कि भाई यहाँ का जो राजा था किंग लाइस, उसका जो हत्यारा है जिसने किंग लाइस को मारा है, उसको सजा होनी चाहिए, तब जाके ये प्लेग जो है वो खत्म होगा। अब इडिपस को तो खुद पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने फादर किंग लाइस को मारा है, लेकिन ओरेकल से कंसल्ट करते करते और छानबीन करते करते फाइनली इडिपस को पता लग जाता है कि वो जो घोर अनर्थ होना था मेरे हाथों, जिससे बचने के लिए मैं वापस उस सिटी में नहीं गया, वो अनर्थ मेरे हाथों हो गया। पहला जिन्हें मैंने मारा था वो मेरे फादर थे, उन्हें बताया जाता है, मैसेंजर्स और सर्वेंट्स उन्हें बताते हैं। और दूसरा उन्हें पता लग जाता है कि द क्वीन जोकास्टा whom I married and she bore me 4 children, she is actually my biological mother।
तो ऐसा जब उन्हें पता लगता है, दो चीजें होती हैं, क्वीन जोकास्टा हैंग्स हरसेल्फ, और इसी की बात यहाँ पर हुई है। देन मदर, हिज मदर एंड वाइफ बोथ इन वन, क्योंकि क्वीन जोकास्टा ने ईडिपस को जन्म दिया था, लेकिन बाद में जैसे आपको अभी बताया गया है, ये जब थीव्स में आते हैं तो इनकी शादी क्वीन जोकास्टा से हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक है। तो इसके बाद में दो चीजें होती हैं, क्वीन जोकास्टा हैंग्स हरसेल्फ, और जोकास्टा की ड्रेस में से एक पिन निकालकर ईडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ, और वो एक सेल्फ एग्जाइल में चले जाते हैं। ही गोज आउट ऑफ द सिटी ऑफ थीव्स, और ये इस लाइन में लिखा है, बाय द क्राइम्स ही ब्रॉट टू लाइट हिमसेल्फ टू गouge out his eyes with his own hands, then his mother and wife both in one, mutilating her life in the twisted noose यानी कि फंदा, because Queen Jocasta hangs herself. तो इस मीनिंग का यहाँ पर ये कहना है कि एंटिगनी, तुम इस हट को छोड़ दो, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे फादर के साथ क्या हुआ था? और अब जब हमारे दोनों भाई मर चुके हैं एक दूसरे के हाथों, claiming blood for blood and death for death, each one at the expense of each other, इस मीनिंग कहती है अब हम ही दो जने बचे हैं इस रॉयल फैमिली से। और सोचो, हमारी जो टेरिबल डेथ होगी अगर हमने इस समय जो किंग है क्रेयॉन, उसके ऑर्डर्स को डिफाई किया, तो सोचो हमारी कितनी दर्दनाक मौत होगी। उसके बाद में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज इस मीनिंग यहाँ पर बोलती है जो जेंडर इश्यूज को हाईलाइट करता है। Ismini says, think for a moment, Antigone, please. We are mere women after all, physically weaker and barred from any political influence. कि भाई हम तो women हैं. We are not born to contend with men. Contend meaning compete. कि हम men से compete नहीं कर सकती हैं. We are just women. How can we fight against the institutionalized strength of the male sex? Because they are in power. ये जो लाइन्स हैं, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये डायलॉग्स की पैराफ्रेज यहाँ पे की गई है। इसलिए इज़मीनी का कहना ये है कि वी मस्ट ओबे, जो रूल बनाया गया है उसे हमें ओबे करना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि हमारा भाई पॉलिनाइसिस हमें माफ नहीं करेगा, वो कहती है आई विल बेग द डेड टू फॉरगिव मी। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.